हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, सुबह के 6 बज रहे हैं और सबसे प्यारे आपके 3 दोस्त खबरों को लेकर हाजिर हैं। खबरों का खजाना आपको अगले 4 घंटे तक नमस्ते भारत में दिखेगा। हम आपको लेकिन सबसे पहले अपडेट दे देते हैं कोरोना पर। भारत में कोरोना पर क्या अपडेट है ये आपको बता देते हैं। और ये देखिए, आपके सामने अब वो तस्वीर आ जाएगी कि भारत में इस वक्त क्या चल रहा है। 20,000 के पार जो है वो आंकड़ा पहुंच चुका है भारत में कोरोना मरीजों का। 20,471 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली में 2,156, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5,221 मरीज हैं। मुंबई में अकेले 3,500 से ऊपर मरीज हैं। गुजरात में 2,272, तमिलनाडु में 1,596 मरीज हैं। जो भारतीय हैं उनकी तादाद 20,394 है, जबकि 77 विदेशी कोरोना के मरीज देश में इस वक्त हैं। कुल मिलाकर जो आंकड़ा है उसके बाद आपको भारत के आंकड़े के बाद अब विश्व का परिदृश्य दिखा देते हैं आपको। अमेरिका में केस 8,48,555 हो गए। 47,654 लोगों की मौत हुई है, यानी कि पिछले 24 घंटे में 3,000 के आसपास लोगों की मौत हुई है। स्पेन में केस जो है वो 2,08,389 है, जबकि मौत 21,717 लोगों की हो चुकी है। स्पेन दूसरे नंबर पर है मरीजों के मामले में। इटली दूसरे नंबर पर है मौतों के मामले में। केस है इटली में 1,87,327 और 25,085 लोगों की इटली में अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। फ्रांस 1,59,877 मरीज है और केस मौतें जो हैं वो 21,340 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। जर्मनी में 1,50,648 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और मौत 5,315 है, यानी कि सबसे ज्यादा मौत पर काबू जर्मनी ने किया हुआ है। ब्रिटेन सबसे तेजी से यहां पर मौत का आंकड़ा पिछले 10 दिनों में बढ़ा है। 1,33,495 मरीज हैं और 18,100 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। और भारत का केस हम आपको बता ही चुके हैं। कुल मिला के 652 मरीज मौतें हो चुकी हैं और 20,471 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। तो देखिए, चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। भारत में भी लगातार जो मरीजों का आंकड़ा है लॉकडाउन के बावजूद बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप लोग लॉकडाउन का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोरोना काल में मेडिकल स्टाफ के संक्रमित होने के खतरे को कम करेगी। और देखिए, ये खुशखबरी है क्योंकि सबसे ज्यादा जो है आम लोगों के अलावा डॉक्टर ही इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में एक रोबोट डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की मदद करेगा। अच्छा भी है, जितना ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा मानव से मानव का जो इंटरेक्शन है कम होगा। संकट के इस दौर में ये अच्छी खबर आप भी देखिए। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव कोरोना काल में तकनीक के कमाल की कहानी लेकर आए हैं और ये कहानी एम्स के कोरोना वार्ड में रोबोट के काम करने की है। साथ ही एक मशीन है जो कुछ ही मिनटों में फ्लोर को साफ कर देगी। एम्स के कोरोना वार्ड में चहलकदमी करता हुआ ह्यूमनॉइड मेडिकल स्टाफ से घिरा है। 92 सेंटीमीटर ऊंचे ह्यूमनॉइड को बनाने वाली मिलाग्रो कंपनी के चेयरमैन राजीव करवाल से सुनिए कि ये रोबोट क्या क्या कर सकता है। एक डॉक्टर को पेशेंट के पास जाना ना पड़े और दूर से उससे बात कर ले और पेशेंट भी उनको देख सके इन लाइव एनवायरनमेंट। दूसरी चीज ये है कि दैट ये रोबोट एवन एक हेल्थ केयर वर्कर को एक इशारे से उसके पीछे पीछे जाएगा जहां पर भी उसको लेके जाना है। जिस भी पेशेंट, अगर कोई पेशेंट डॉक्टर राउंड पे नहीं भी है तो भी बोलता है भाई मुझे अपने रिश्तेदारों से बात करनी है या कहता है मुझे डॉक्टर से बात करनी है, तो बिना हाथ लगाए वो हेल्थ केयर वर्कर लेकर के जा सकता है पेशेंट के पास। तो सबसे बड़ी एडवांटेज इस चीज की ये है कि दैट इस कोविड एनवायरनमेंट में जहां हमारे डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो भी बहुत रिस्क पे रहते हैं, उनका आना जाना और एक प्रॉक्सिमिटी या बहुत नजदीक से पेशेंट को देखना थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे एक इंसान के पास अपनी सोचने की शक्ति होती है, सेंस करने की शक्ति होती है, चलने की शक्ति होती है और उसके हिसाब से भगवान हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करता है। उसी डिग्री के हिसाब से ये 33% तक की इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और जैसे एक ह्यूमन बीइंग सेंस करता है और चलता है फिरता है, उसी हिसाब से ये अपने ऑटो इंटेलिजेंस जो है इसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके हिसाब से चलता फिरता घूमता रहता है। इवन वार्ड के अंदर अपना घूमता रहेगा, कहीं किसी से टकराएगा नहीं, कहीं किसी से चोट नहीं लगेगी। 92 सेंटीमीटर ये लंबा है और लाइव रिकॉर्डिंग करके आपको एक तरीके से वार्ड के अंदर क्या हो रहा है इन रियल टाइम ये आपको पीछे कंट्रोल सेंटर के अंदर दिखा सकते हैं।
ह्यूमनॉइड रोबोट सेंसर और कैमरे से लैस है ताकि इसे कोई परेशानी न हो। देखो यहाँ पर जो है इसके एक नाइट विजन का 360 डिग्री कैमरा लगा है, यहाँ पर एक और कैमरा लगा है, इसके अंदर नाइट की फ्लैश लाइट लगी हुई, यहाँ पर एक और कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर इसका PIR सेंसर लगा हुआ है जो ह्यूमन बॉडी को सेंस करता है, और बाकी चारों तरफ जो है इसके प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फॉल सेंसर, टच सेंसर, प्रेशर सेंसर, काफी तरीके के सेंसर लगे हैं ताकि एक बड़ी पूरा अगर एक रूम भरा भी हुआ है तो भी बिना किसी से टकराए ये अपना जो काम करने जा रहा है वो अपना काम इजाद करके आ जाए इंडिपेंडेंट। एक फ्लोर क्लीनिंग मशीन भी एम्स में इस्तेमाल की जाएगी। सुनिए ये मशीन कैसे मोबाइल ऐप के जरिए काम करेगी। इसके ऊपर जो एक सेंसर लगा हुआ है वो 2160 बार 360 डिग्री में 1 सेकंड में रोटेट करता है और एक मैप फॉर्म करता है, और उस मैप को फॉर्म करने के बाद में अपने आप रोबोट अपना पाथ बनाता है और उसको वेट एंड ड्राई दोनों क्लीनिंग कर देता है। कोई दिक्कत आएगी तो इसके अंदर सेल्फ डायग्नोसिस लगा हुआ है, या आपके मोबाइल पे इमीडिएटली बता देगा कि मेरे ब्रश के अंदर कुछ अटका है या मेरा डस्टबिन में कुछ अटक गया है, तो वो आप उसके पास जाकर के उसको सॉल्व कर सकते हैं। रोबोट की कीमत 6,50,000 है, जबकि फर्श साफ करने वाली मशीन की कीमत करीब 70,000 रुपए है। ये रोबोट उन मरीजों तक जाता है, वहां से डॉक्टर्स की बात कराता है और अपने आप ही वहां की पूरी रिकॉर्डिंग करता है, सारी चीजों को देखरेख करता है, और वहीं ये जो क्लीनिंग सिस्टम है ये बिना किसी इंसान के छुए अपने आप उस सारी सतह को साफ करता है, और ये सब कुछ कंट्रोल हो सकता है आपके फोन से या आपके सिस्टम से, और दूर बैठे भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ABP न्यूज दिल्ली। और अब एक प्रेरणा देने वाली खबर, ये देखिए, गोद में बच्चा और सड़क पर ड्यूटी। ये जो खबर है ये पुलिस विभाग में अपनी ड्यूटी दे रही एक महिला से जुड़ी हुई है, और तमाम उन महिला कर्मचारियों के लिए एक सबब है जो कितने लंबे घंटे की ड्यूटी कर रही हैं और अपना फर्ज भी निभा रही हैं। जी हाँ, देखिए एक तरफ देश के कई इलाकों से पुलिस कर्मियों पर हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में हमारी अगली कहानी उन सभी के लिए एक नजीर पेश करती है, और इसलिए हम इनको कोरोना योद्धा भी कह रहे हैं, क्योंकि ये अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर, अपने परिवार को दांव पे लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं। तो देखिए और समझिए इस कहानी का, और अपनों के साथ इस कहानी को शेयर भी जरूर कीजिए। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते पुलिसकर्मियों की खुद से भी एक जंग छिड़ी है, और आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये दो तस्वीरें खाकी वर्दी की इस जंग को बेहतर बयां कर रही हैं। गोद में दूधमुहा बच्चा एक पल भी मां को छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन ममता के साथ साथ मां के सामने वर्दी के फर्ज की भी एक दीवार है जिसे वो बखूबी निभा रही हैं। पहली तस्वीर में है लखनऊ के हजरतगंज थाने में तैनात सीमा यादव। सीमा के पति भी यूपी पुलिस में तैनात हैं, और जब ड्यूटी पुलिस की हो तो करनी तो पड़ेगी ही, इसलिए सीमा को अपनी 9 महीने की बच्ची के साथ ड्यूटी निभानी पड़ रही है। एक आपको तस्वीर दिखाऊंगा किस तरीके से 1090 चौराहे पे एक महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रही है, जिसके साथ उसकी 9 महीने की छोटी सी बच्ची है। आप देख सकते हैं कि ये महिला पुलिसकर्मी लगातार आने जाने वाली गाड़ियों से पूछताछ कर रही हैं और उनसे कारण जान रही हैं कि आखिरकार वो सड़कों पे क्यों निकले हैं। अगर वाजिब कारण निकलता है तो उनको जाने दिया जाता है, अन्यथा उनको रोक लिया जाता है। इतनी छोटी सी बच्ची लेकर के आपको तकलीफ नहीं होती? मैं देख रहा हूँ लगातार आप परेशान हैं उसकी वजह से। परेशानी क्या है, ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा सर। ये बताइए, 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे तो दिक्कत नहीं है, 12 घंटे भी खड़े हो लेंगे। थोड़ा बच्चे को हाथ में लेकर तो कष्ट होता ही है। रो रही है, कहीं सो जा रही, कहीं देख ही रहे हैं, बार बार पैर से मार रही है। बैठने की जगह नहीं है, ना ही बच्चे को बैठाने की जगह है। हमारे थाने में हमारे इंस्पेक्टर सर और जो भी उच्चाधिकारी हैं सबको पता है कि हमारे पास छोटी बच्ची है और देखने वाला कोई नहीं है, समस्याएं हैं, तो उनको उस हिसाब से खुद ही समझ जाना चाहिए कि इनकी ड्यूटी कहाँ लगाएं कि ये ड्यूटी करने बच्चे को ना लेके आना पड़े। यूपी के बाराबंकी के पटेल तिराहे पर तैनात ये है प्रीति तिवारी। कोरोना काल में संक्रमण का खतरा प्रीति पर तो है ही, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि प्रीति को अपने बच्चे के साथ ड्यूटी करनी पड़ रही है, क्योंकि लॉकडाउन में प्रीति के बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। नहीं सर, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। हमें तो कोई समस्या नहीं, बच्चा है छोटा, वो तो परेशान करेगा नहीं। लॉकडाउन की वजह से है सभी लोग, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई हमारे यहाँ पास नहीं है। सभी लोग अपने कार्य में आपकी सेवा में लगे हुए हैं। कृपया करके आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, बस घर पर रहकर ही हम लोगों का सहयोग करिए। एक अच्छी खबर आपके लिए हम लेकर आए हैं। थोड़ी
अलग है ये खबर। कोरोना संकट में इंसान कैसे अपने आप को जरूरत के मुताबिक ढाल रहा है, कैसे नए नए तरीके खोज रहा है, उसकी एक तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और वो कहते हैं ना, भारत तो जुगाड़ों का गढ़ है। तो ऐसी एक कहानी हम आपके सामने लेके आए। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक टीचर को ऑनलाइन क्लास लेना था, लेकिन उसके घर नेटवर्क के सिग्नल कमजोर थे। फिर क्या था, टीचर महोदय चढ़ गए नीम के पेड़ पर। ऊपर ही बैठकर इन्होंने बच्चों की ऑनलाइन क्लास ली, हाथ में फोन। लेकिन देखिए, एक टीचर के प्रयासों पर हो सकता है कि आपको हंसी आ जाए, लेकिन ताली बजानी चाहिए। सिग्नल नहीं था तो पेड़ पर चढ़कर बकायदा बच्चों को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पढ़ाया। और ये कई सारे सवाल भी खड़ा करता है, क्योंकि लॉकडाउन के बीच ऑनलाइन क्लासेस को एक बड़े विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई हैम्पर ना हो। लेकिन जब सिग्नल ही नहीं रहेगा तो इस तरीके की परेशानियां तो टीचर्स को आने वाली है। तो सुन लेते हैं मास्टर साहब कह क्या रहे हैं इस बीच। प्रॉब्लम है नेटवर्क प्रॉब्लम। ये नेटवर्क की वजह से मैंने नीम गाछ और पेड़, ये जो पेड़ ये मैंने चुन लिया, और इसी से एक प्रतिशोधक क्षमता मिलता यहाँ पर। और एक बात यह है, जो इसी गाछ पर बैठ के मेरे को जो नेटवर्क को जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, इसलिए मैंने इस डिसीजन लिया। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के गोंडा की एक कहानी दिखाते हैं और साथ में सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री का दिया गया बयान और घटना को एक साथ दिखाने का मकसद सरकारी फैसलों की जमी कैसे तैयार होती है, ये आपको दरअसल समझाना है। देखिए, आपके लिए ऐसी तमाम खबरें हम लेकर आते हैं जो आपकी सही जानकारी बने, क्योंकि सही जानकारी ही आपकी ताकत है। ये खबर हम आपके काम की लेकर आए हैं, इसे समझें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें, अपनों को बताएं जरूर, क्योंकि ये हम सबको मुसीबत से बचाने वाली खबर है। तीस दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी और 1 साल में फैसला आएगा। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है। गंभीर इंजरी हुई है तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है। संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी सबसे बड़ी उम्मीदें हैं स्वास्थ्य कर्मी, और इनकी सुरक्षा के लिए सरकार एक नया अध्यादेश लाई है। लेकिन ऐसी क्या जरूरत थी कि कोरोना के संकट काल के बीच सरकार को ये कदम उठाना पड़ा? तस्वीरें यूपी के गोंडा के जिला अस्पताल की हैं। यहाँ के पथवलिया गांव के प्रधान के प्रतिनिधि अपने 2 समर्थकों के साथ शराब के नशे में चूर बिना मास्क लगाए घायल का इलाज कराने पहुंचे थे। ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने जब प्रधान प्रतिनिधि से मास्क लगाने की गुजारिश की तो वो स्वास्थ्य कर्मियों से गाली गलौज पर उतारू हो गए, और ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हो जाए, ऐसे लोगों को हो जाए, सबक मिलना चाहिए तो अच्छा है। पब्लिक को भी एक मैसेज जाए, ये मतलब ये दूरी बना के रखने के, फॉलो रखने का, और इस तरह के काम न करें। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने भी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर की तहरीर पर तत्काल कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया है। देश में इस वक्त कोरोना को लेकर क्या अपडेट है, ये जान लीजिए। भारत में कोरोना के अब तक जितने मरीज हैं ये आपके सामने 20,471 मरीज ऑल टोटल, भारत का ये आंकड़ा आपके सामने रख दिया। दिल्ली 2,156, महाराष्ट्र 5,221 तक पहुंच गया है मामला। उत्तर प्रदेश में भी 1,412 तक ये केसेस पहुंच गए। गुजरात भी काफी सर्च कर रहा है, 2,275 तक गुजरात तक का भी मामला चला गया है। कुल मिलाकर भारत का ये आंकड़ा आपके सामने हमने रख दिया, जिसमें 77 विदेशी हैं, यानी कि ऑल टोटल जो भारत का आंकड़ा है उसमें 77 विदेशी हैं। बढ़ते हैं खबर की तरफ, और खबर इस समय देवों के देव महादेव से जुड़ी हुई है। अमरनाथ यात्रा पर जाने की इच्छा रखने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में सवाल है कि क्या इस बार अमरनाथ की यात्रा होगी। विकास ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब देंगे हमारे संवाददाता अजय बाचलू। इसीलिए हम कह रहे हैं, जम्मू आप संघर्ष करो, अजय बाचलू आपके साथ हैं। जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं इसी से तय होता है कि अमरनाथ यात्रा होगी कि नहीं होगी। देखिए, हाँ, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से 2 प्रेस रिलीज दी गई है, जिससे ये नया सवाल पैदा हो गया। सवाल ये है कि क्या कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा टल जाएगी? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? जम्मू कश्मीर सरकार की प्रेस रिलीज में है क्या, जानने के लिए हमारे संवाददाता अजय बाचलू की ये रिपोर्ट देखिए।
अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जारी इस नई प्रेस रिलीज के बारे में हम आपको आगे कुछ भी बताएं, उससे पहले पुरानी प्रेस रिलीज की कहानी समझिए। बुधवार को JNK के उपराज्यपाल श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बैठक हुई। अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला हुआ। बुधवार शाम 7:06 पर यात्रा रद्द करने की प्रेस रिलीज जारी की गई। चंद मिनटों बाद प्रेस रिलीज हटा दी गई। पुरानी प्रेस रिलीज में कहा गया था कि कोरोना महामारी की वजह से आने वाले भविष्य में स्थिति की समीक्षा करने के बाद अमरनाथ यात्रा के आयोजन पर सही फैसला लिया जा सकता है। इसके बाद बुधवार को ही राजभवन की तरफ से जारी नई प्रेस रिलीज में कहा गया कि कोरोना वायरस की वजह से अमरनाथ जी की यात्रा 2020 को रद्द करने वाली पुरानी प्रेस रिलीज को वापस लिया जाता है। JNK सरकार की तरफ से जारी की गई नई प्रेस रिलीज ने अमरनाथ यात्रा को लेकर सस्पेंस को और भी गहरा दिया है। 23 जून से अमरनाथ यात्रा प्रस्तावित है। तमाम यात्री वो जो दुनिया भर से अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं, उनके मन में यही सवाल है। अजय बाचलू से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। अजय, क्या अपडेट मिल रही है? प्रेस रिलीज जारी हुई, फिर वापस ले ली गई, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, होगी कि नहीं होगी इस साल अमरनाथ यात्रा? देखिए, अगर आप अब तक के घटनाक्रम पर गौर करें तो कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। यह संशय की स्थिति कल प्रेस नोट जारी होने से काफी पहले की शुरू हुई है। ये करीब पहले 1 अप्रैल की बात है कि जब श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस अमरनाथ यात्रा को लेकर देश भर में एडवांस रजिस्ट्रेशन शुरू करनी थी। ये प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस के चलते देश भर में जिस तरह से हालात बने हैं, उसके चलते पहली बार 1 अप्रैल को एडवांस रजिस्ट्रेशन इस अमरनाथ जी यात्रा की रद्द कर दी गई, जिसको 15 अप्रैल तक फिलहाल टाल दिया गया। लेकिन 15 अप्रैल को जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, उनकी तरफ से एक जानकारी दी जाती है कि फिलहाल इस प्रक्रिया को और टाल दिया जाता है। लेकिन इस सब संशय की स्थिति में कल का दिन, बुधवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि शाम करीब 7, सवा 7 बजे के आसपास श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का प्रेस नोट आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि इस बार अमरनाथ की यात्रा रद्द की जाती है। लेकिन इसमें, इस प्रेस नोट में सबसे गौर करने वाली बात जो लिखी गई थी वो ये थी कि जिस रूट से श्रीनगर में, जिस रूट से इस यात्रा ने निकलना है, उस रूट के दरमियान करीब 77 रेड जोन्स आते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से श्रीनगर में खासकर कोरोना वायरस का प्रकोप फैला है, तो ऐसे में इन 77 रेड जोन से किस तरह से यात्रा को निकाला जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। दूसरा सवाल उसमें यह है कुमकुम कि अगर हम देखें कि अमरनाथ यात्रा की तस्वीरें, जो पवित्र लिंग है, शिवलिंग है, उनकी तस्वीरें अभी तक जो है वो बाहर आ जाती है, लेकिन इस बार ना तो वहां कोई मेडिकल टीम पहुंच पाई है, ना तो वहां लंगर वाले पहुंच पाए हैं, ना तो वहां जो सड़क, जो ट्रैक है बालटल या पहलगाम से लेकर पवित्र गुफा तक, वो क्लियर हो पाया है। तो ऐसे में अब जो स्थिति है वो संशय की इसलिए भी बनी है, ना तो ट्रैक क्लियर है, ना तो स्वास्थ्य कर्मी गए हैं, ना तो लंगर वाले गए हैं, ना तो कैंप वाले गए हैं, क्योंकि जगह जगह अगर आप अमरनाथ यात्रा गई हो तो जगह जगह वहां कैंप्स लगते हैं ताकि श्रद्धालुओं को जो बेसिक फैसिलिटीज है, जो जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जाए। तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया से फिलहाल इनकार किया गया था उस प्रेस नोट में, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों बाद जो है अब स्थिति थोड़ी जो साफ करते हुए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यह कहा है कि भविष्य में इस तरह की, किस तरह का जो कोरोना को लेकर किस तरह का देश में घटनाक्रम रहता है, किस तरह की परिस्थितियां रहती हैं, उसको लेकर भविष्य में इस पर फैसला किया जाएगा। जी मतलब यानी अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है और ये सिचुएशन को मॉनिटर करने के बाद तय किया जाएगा कि अमरनाथ यात्रा शुरू करी जाएगी या नहीं। जम्मू कश्मीर में किसानों की हालत पर अजय बाचलू ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको देखनी चाहिए। ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू है, दूसरी तस्वीर है जम्मू की। इस तस्वीर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद गांव कानाचक में लहलहाती गेहूं की फसल है। इन फसलों के पीछे है मुश्किल, संघर्ष और चुनौतियों की एक कहानी। हम इस समय जम्मू में हैं। जम्मू का सीमावर्ती इलाका कानाचक है और यहाँ आप देखेंगे जो गेहूं की फसल है वो बिल्कुल तैयार है, कटने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों की परेशानी इस बात से है कि ना तो यहाँ इस गेहूं को काटने के लिए कोई मशीन आ पा रही है और ना ही लेबर। फसलों की कटाई अब तक हो जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। किसान देवेंद्र सिंह इसकी वजह बता रहे हैं।
लेबर है ही नहीं है, इसलिए वो बड़ी खराबी होगी। जब आगे भी नुकसान हुआ क्योंकि बारिश रोज 2-4 दिन के बाद आती है। किसानों को अब डर सता रहा है आने वाले उस खतरे का जो कभी भी इस फसल को खाक में मिला सकती है। हमारे बिजली के जो खंभे लगे हुए हैं, अब हम इनको लैंडमैन को बोला है कि इसका बीच से काट दो, नहीं तो रात को जैसे तूफान आया जो तारें जुड़ेंगी तो ये आग लगेगी तो पूरा इलाका खत्म हो जाएगा। मतलब ये रिस्क है इस वक्त ये आग पर के ढेर पर गेहूं बैठा है। किसान ही वो तरीका भी सुझा रहे हैं जिससे इनकी समस्या का हल हो सके। जैसे ट्रकों वालों को छोड़ा जाता है ना, ट्रक रोज आ रहे हैं, अब मोदी साहब ने बोल दिया ट्रक जो है वो छोड़ जाएंगे। ट्रकों को अगर छोड़ दिया है तो कंबाइन वाले को भी उधर टेस्ट करो उसका, तो कंबाइन वाले को भी जल्दी से जल्दी छोड़ दो। जम्मू के सीमावर्ती किसानों को जानिए। 5000 गाँव में करीब 4 लाख किसान रहते हैं। बासमती धान की खेती के लिए मशहूर हैं सीमावर्ती किसान। बॉर्डर पार के खतरे को भी झेलते हैं सीमावर्ती किसान। किसानों की समस्या ये कि फसल तो पककर तैयार हुई है, लेकिन इस फसल को काटे कौन। और अब किसान ये कह रहे हैं कि अगर कंबाइनर अगले कुछ दिनों में यहाँ नहीं पहुंचे तो उनकी एक खड़ी फसल बर्बाद हो जाएगी। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय वासलू, एबीपी न्यूज, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो देखिए हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं जम्मू से अजय वाचलू, स्टार संवाददाता हैं। इनकी रिपोर्ट्स जो है पूरा देश बहुत ध्यान से देखता है। अजय, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर ये कंबाइनर नहीं आए, अगर मशीनें नहीं आई कटाई के लिए, तब फिर क्या होगा? ये तो फसल बेकार हो जाएगी। क्या सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए गए इन मशीनों को लाने ले जाने के लिए, या किसान अपनी ही पहल पर डिपेंडेंट है? देखिए विकास, इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले जो सरकार का अभी तक का ताजा आदेश है उसमें सिर्फ ट्रक जो आते हैं, जो एसेंशियल कमोडिटी जरूरी सामान लेकर प्रदेश में आते हैं, उन्हीं की एंट्री को फिलहाल सुनिश्चित किया गया है। तो ऐसे में अगर कंबाइनर आते हैं उनके लिए एक ताजा आदेश दिया जाएगा कि जिसमें कंबाइन हार्वेस्टर जो है, जो मशीन है जो फसल की कटाई होती है, उसके लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे में किसानों की समस्याएं 2 हैं। पहली समस्या यह है कि जिस भी इलाके में ये खेत हैं वहां गेहूं की फसल पककर पूरी तरह तैयार है, लेकिन उनके ऊपर से तारें, हाई टेंशन तारें, जो बिजली की तारें हैं वो जाती हैं। तो अक्सर शाम में जम्मू में मौसम जो है आंधी भरा रहता है, और मौसम विभाग की भी माने तो अगले कुछ दिनों में मौसम यहाँ खराब रहेगा। तो ऐसे में आग लगने का सबसे बड़ा खतरा यहाँ खेतों में है। और हमने पीछे भी कई बार देखा है कि इस तरह की आग की घटनाएं हुई हैं जिसमें लाखों की फसल जो है किसानों की बर्बाद हुई है। उससे बड़ी समस्या यह है कि बैसाखी के आसपास विकास यहाँ पर फसल की कटाई शुरू हो जाती है, लेकिन बैसाखी को बीते इतने दिन हो गए हैं, फसल और पक रही है। तो ऐसे में अब कुछ ही दिन बचे हैं किसानों के पास। अगर सरकार इस बाबत कोई बड़ा फैसला नहीं लेती और कंबाइनर हार्वेस्टर को जम्मू में बगैर क्वारंटाइन किए उन ड्राइवरों को नहीं आने देती, तो किसानों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। विकास, मैं आऊंगी आपके पास। अजय, आप लगातार हमारे साथ बने रहें, क्योंकि न सिर्फ किसानों की तकलीफ हमें समझनी है, हमें यह भी समझना है कि जम्मू कश्मीर पूरा राज्य इस वक्त कोरोना के खिलाफ किस तैयारी के साथ लड़ रहा है और ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं। इसकी जानकारी आप जुटा के रखेंगे आगे। लेकिन लॉकडाउन का पालन कराने वाले कोरोना योद्धा खुद कितनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये भी आपको समझना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा खतरा मोल रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है कि इन कोरोना वीरों की चिंता करने वाला कोई नहीं। देखिए, कोरोना वीरों की चिंता करने वाले हैं ना हमारे संवाददाता अजय वाचलू, और उनकी ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वीरों की रक्षा करने वाली पहल भी देखिए। जम्मू के दोमाना सब डिवीजन नाके पर तैनात पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की ये 2 तस्वीरें उनके काम से जुड़ी 2 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती लॉकडाउन का पालन कराने की, दूसरी चुनौती ड्यूटी के दौरान अलग अलग लोगों, गाड़ियों के संपर्क में आने की वजह से संक्रमण के खतरे से बचने की। देश के लिए समर्पित इन कोरोना वीरों की फिक्र होती है, इसलिए इन जवानों के बीच पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता अजय वाचलू, और जो तस्वीर देखी उससे कुछ हद तक राहत मिली। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के पुलिस के अधिकारी यहाँ पर नाके पर जो जवान तैनात हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस है या दूसरे सुरक्षा बलों के हैं, उन्हें मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने दे रहे हैं, ताकि जिस तरह से वो अपनी ड्यूटी को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं उस ड्यूटी को बखूबी ये निभा सके और कोरोना संक्रमण से वो दूर रह सके। जम्मू पुलिस के अधिकारी कौशिन कौल समझा रहे हैं कि कैसे ये कोरोना वीर सबसे ज्यादा खतरे में है। हमारी बेल्ट फोर्स के लोग जो है इन्फेक्शन ना कैच करे,
उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमने कोशिश की कि हम इनको नेसेसरी गियर दे सो दैट कि ये जाके इन्फेक्ट ना हो, और अगर हमारा एक भी पुलिस पर्सनल या सीआरपीएफ का जवान जो इन्फेक्ट हो जाए तो वो जाके बैरक में अपने इंडिविजुअल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि एसएसबी, सीमा सुरक्षा, सशस्त्र सुरक्षा बल और यहाँ पर जो है सीआरपीएफ भी तैनात है। तो ऐसे में आप ये कवायद देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की, ताकि इस संक्रमण को फैलने से और इस संक्रमण को रोका जा सके, ऐसी कवायद यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलो, एबीपी न्यूज जम्मू। तो देखा आपने कितनी अच्छी रिपोर्ट अजय बाचलो आपके लिए लेकर आए, ये बताने के लिए कि जो ग्राउंड पर मौजूद कोरोना योद्धा हैं उनकी भी फिक्र करने वाले लोग मौजूद हैं। अजय, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप ओवरऑल सिचुएशन समझा दें, बस 30 सेकंड का वक्त है, आप बता दीजिए जम्मू के हालात किस तरीके हैं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए। देखिए, जम्मू में अगर हालातों की बात की जाए तो हालात फिलहाल जम्मू में कोरोना वायरस को लेकर काफी है, जो स्थिति जो है वो काबू में है, लेकिन इसका श्रेय सबसे ज्यादा अगर किसी को जाता है तो वो जम्मू पुलिस और प्रशासन और साथ में जम्मू के लोगों को जाता है, जिन्होंने लॉकडाउन के इन दिशा निर्देशों का काफी सख्ती से पालन किया और सुरक्षा बलों ने इन दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए जो सड़कों पर जो कमाल संभाली है वो काबिले तारीफ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अजय बाचलो तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू की तस्वीर हमने आपके सामने रखी। अभी तक सड़कें, मोहल्ले नापने वाला गूगल मैप लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को खाना तक पहुंचाएगा। जी हाँ, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं और चीजों के साथ टेक्नोलॉजी बदल जाती है, इसलिए नमस्ते भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगा होगा कि विकास ये क्या कह रहे हैं, गूगल मैप कैसे खाना पहुंचा सकता है, तो प्रतिमा पूरी खबर बता देंगी आपको। जी हाँ, ऐसा हो रहा है दरअसल यूपी में। आपके मन में सवाल होगा कैसे, जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पहली तस्वीर है उस गूगल मैप की जिसकी मदद से आमतौर पर आप किसी लोकेशन की जानकारी लेते हैं। दूसरी तस्वीर में है एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी और तीसरी तस्वीर है लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान गरीबों का पेट भरने वाला सामुदायिक किचन। इन तीनों तस्वीरों के बीच क्या रिश्ता है, उसे समझने के लिए संवाददाता संजय त्रिपाठी को सुनिए। देश के तमाम राज्यों में खाने पीने और रुकने की दिक्कतों के चलते मजदूरों का पलायन अभी भी जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समस्या को देखते हुए एक नायाब इंतजाम किया गया है। कोई व्यक्ति चाहे तो गूगल मैप पर ढूंढ करके अपने पास की लोकेशन पर जा करके खाने की भी इंतजाम कर सकता है और रुकने का भी व्यवस्था कर सकता है। आगे आपको कुछ भी बताएं, उससे पहले सरल भाषा में जियो टैगिंग को समझिए। फोटो, मैप और वीडियो के जरिए भौगोलिक जानकारी दिखाना। जियो टैगिंग से किसी भी जगह की सटीक जानकारी मिलती है। टैगिंग से गूगल मैप पर सारी जानकारी मिल जाएगी। सामुदायिक किचन और आश्रय केंद्रों की जियो टैगिंग करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। अब समझिए कि यूपी में ये व्यवस्था कैसे काम करेगी। रुकने की व्यवस्था जो हम आश्रय केंद्र जो बता रहे हैं और जो हमारे सामुदायिक रसोई घर हैं जिसको कम्युनिटी किचन बोलते हैं, उसको एक ऐप के माध्यम से हमने उनकी जियो टैगिंग करवाई है। जो भी उनके रख रखाव करने के लिए जिम्मेदार हैं उनके मोबाइल नंबर के साथ हमने पूरा का पूरा डेटा लिया हुआ है और गूगल ने उसको अभी प्रथम चरण में जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं उस पर फोकस करते हुए उसकी टैगिंग अपने मैप पे करी है। इसके बाद हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी पहुंचे लखनऊ के जियामाऊ के इस सामुदायिक रसोई का जायजा लेने। किस तरह से कम्युनिटी किचन काम करता है आपको लखनऊ के जियामाऊ का एक दृश्य दिखाएंगे। यहाँ जो कम्युनिटी किचन चल रहा है आप देख सकते हैं किस तरीके से पूड़ी बेल रहे हैं और सारे के सारे कर्मचारी हैं। सारे कर्मचारियों ने मास्क लगा रखे हैं, ग्लव्स पहन रखे हैं, पूरी तैयारियां हैं मतलब यहाँ पर आपको जो हम दिखाना चाहते हैं। इस रसोई में हर काम सही से हो सके इसलिए सब कुछ एक अधिकारी की निगरानी में होता है। 1.5 लाख फूड पैकेट पर डे वितरित करते हैं। पूरे लखनऊ में इस बात को इंश्योर कर रही है कि कोई भी कहीं भी व्यक्ति सोने ना पाए, भूखा ना सोने पाए। जो मजदूर लॉकडाउन के दौरान फंस गए हैं उन सभी को लखनऊ में करीब 19 जो कम्युनिटी किचन है उनसे लखनऊ का पूरा जिला कवर करके और उनका पेट भरने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जयपुर से आरजे मोहित जुड़ गए हैं लाइव। हाय मोहित, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वैसे तो शाम की शिफ्ट होती है, शाम का शो होता है आपका, लेकिन हमने सुना है कि गुड मॉर्निंग, मैं एकदम
नहीं, बोलिए। पहले तो आप तीनों एनर्जेटिक एंकर्स को मेरा गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आपको देख रहा हूं, आप इतनी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आज मुझे पूरा हिंदुस्तान आपके माध्यम से देख रहा है। ठीक है मोहित, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि बतौर रेडियो जॉकी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों को एंटरटेन करना, लेकिन लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ बदला है? एक आरजे की भूमिका में आप हैं लेकिन घर से काम कर रहे हैं, तो बहुत कुछ स्थिति आपके लिए बदली है। तो जो दर्शक हैं वो क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आरजे से इस दौरान? देखिए, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बदल गया है। घर से कभी लाइव शो करेंगे ये हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू भी हमें देखना चाहिए कि हम घर पर रहकर उन सभी लोगों से बहुत अच्छी तरह कनेक्ट हो पा रहे हैं जो वाकई में अपने घरों पर हैं। जो काम हम अपने घर पर कर रहे हैं, जो फील हम अपने घर पर कर रहे हैं, वही फीलिंग बाकी लोगों की है। जैसे कि हम घर पर रहकर गोलगप्पे भी बना रहे हैं और माय एफएम के माध्यम से लोगों को बोल रहे हैं कि आप भी अपनी लाइफ को अनलॉक कीजिए, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का पीरियड जो है ये आपको मिला है कुछ ऐसे काम करने के लिए जो आपने कभी नहीं किए थे। और लोग हमसे शेयर भी कर रहे हैं, वो ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग्स कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, अपने पैशन फॉलो कर रहे हैं। तो एक बहुत ज्यादा अलग एक्सपीरियंस है और अच्छा लग रहा है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा दिन मिले हैं हमारी जिंदगी को जीने के लिए। बात तो वैसे आपने पते की गई, लेकिन विकास के मन में एक सवाल है। सवाल मेरा ये है कि आप तो शाम को आते हैं, देर रात तक काम करते होंगे, तो जो नई सुबह है आपको लॉकडाउन में मिल रही है उसको कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। वैसे जब लॉकडाउन नहीं था तो मैं लेट उठता था, 9-10 बजे मैं उठा करता था, फिर मैं 12 बजे ऑफिस जाया करता था। लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो मैं उगता हुआ सूरज देख रहा हूँ और ये जान पा रहा हूँ कि प्रकृति से अच्छा पेंटर कोई नहीं है। रोज सुबह अलग होती है, जैसे कि आप सबकी सुबह अलग बनाते हैं, तो उगता हुआ सूरज जब निकलता है तो ऐसा लगता है कि रोज अलग रंग भरती है प्रकृति। ये कितना अच्छा है। मैं इतने दिनों से क्या चीज मिस कर रहा था और अब मैंने ठान लिया है कि मॉर्निंग में उठूंगा और उगता हुआ सूरज देखूंगा, और यही मैं हमारे लिसनर्स को कह रहा हूँ माय एफएम के माध्यम से। जी वाकई मोहित, बात आपने पते की कही। सुबह उठना और सूरज को अपने साथ उगता देखना ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव चीज होती है, लेकिन अब क्योंकि एक रेडियो जॉकी टीवी पर है तो मैं चाहती हूँ कि आरजे मोहित टीवी के दर्शकों से रेडियो वाले अंदाज में जरा से कुछ बात करे और बताए, और खासतौर पर राजस्थान के लोगों के लिए, क्योंकि 1800 से ज्यादा मामले कुल राजस्थान में आ चुके हैं। 94.3 माय एफएम से मैं आरजे मोहित आप सभी से हाथ जोड़कर ये आग्रह करता हूं कि आप अपने अपने घरों में रहें और ये जो लॉकडाउन का जो समय मिला है इसमें अपने आप को जाने, चिंतन करें, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को फिट रखें, क्योंकि अगर आप अपने आप को फिट नहीं रखेंगे तो फिर आप रोज थोड़े थोड़े डिप्रेशन में जाते चले जाएंगे। तो खुश रहें, गाने सुने, जैसे कि माय एफएम कहता है कि आप अपनी रिक्वेस्ट हमें भेजें, हम आपके लिए गाने प्ले करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को पॉजिटिव रखने का भी काम कर रहे हैं माय एफएम के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों की सुबह भी इसके बाद पॉजिटिव हो गई होगी, और मकसद हमारा यही है इस तरीके से तमाम आरजेस को जोड़ने का कि आप कुछ अच्छा सुने और घर पर रहें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना योद्धाओं पर संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देखिए, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं पूरी दुनिया से, कैसे योद्धा संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना के योद्धाओं को संक्रमण से बचाने के लिए आयुर्वेदिक किट बनाई गई है। जी हाँ, ये आयुर्वेदिक किट क्या है और इससे कोरोना को कैसे हराया जा सकता है, हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके किसी डॉक्टर दोस्त के ये काम आ जाए। जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कोरोना योद्धाओं के लिए आयुर्वेदिक किट के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। 5 से 6 लोग मुंह पर मास्क लगाकर आयुर्वेदिक दवाइयों के पैकेट तैयार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि किट में दी गई गोलियों के सेवन से कोरोना योद्धाओं की इम्यूनिटी बढ़ेगी, यानी कि इनके सेवन से कोरोना योद्धाओं की संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। योद्धाओं का शरीर अंदर से मजबूत होगा। अब इस किट में खास क्या है, इसे समझिए। इस किट को आयुष मंत्रालय और राजस्थान सरकार के सहयोग से बनाया है। किट में मौजूद गोलियों को 23 औषधियों के मिश्रण से तैयार किया गया है। इसमें भारंगी, तालिस पत्र, वासा, काली मिर्च, तेज पत्र, तुलसी, कंटकारी, हल्दी, लौंग,
सोंठ, तलसी पंचांग, चिरायता, गिलोय, वात/मिक, गाजवान, मुलहटी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि इन गोलियों के सुबह शाम सेवन करने से शरीर को मजबूती और संक्रमण से लड़ने की ताकत मिलेगी, जिसमें बहुत सारे कंपाउंड इसमें हर्ब्स हैं। दूसरा एक सनसमनी वटी है। ये सनसमनी वटी मूल रूप से एक मेडिसिनल प्लांट होता है जिसको हम गुडूची बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है और इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़, साइंटिफिक स्टडीज़ हो चुकी हैं। तीसरा इसमें जो हम लोगों ने ड्रग एड की है वो हल्दी के ऊपर है। वो बेसिकली हल्दी ऊपर बेस्ड है। तो क्योंकि हल्दी के ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं और उनका इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट वेल प्रूव्ड है, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। जोधपुर आयुर्वेद विभाग का दावा है कि करीब 15,000 से अधिक कोरोना योद्धा इन गोलियों का सेवन कर रहे हैं और इन योद्धाओं से फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से आयुर्वेदिक किट तैयार की गई है। हमारे साथ ऑल इंडिया आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट की महानिदेशक प्रोफेसर तनुजा सीधे जुड़ गई हैं। तनुजा जी, ये जो आपकी दवाई है ये हो सकता है बहुत कारगर हो, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या पेश आती है वो ये आती है कि लोगों का भरोसा नहीं है आयुर्वेद पर। अब लोग एलोपैथी की तरफ ज्यादा चले गए हैं। तो ये सबको पता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी इन दवाइयों के इस्तेमाल से, लेकिन मर्ज का इलाज नहीं हो पाएगा। जी ऐसा है। हेलो जी, हेलो, अपनी बात पूरी करें आप, की आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। ये है कि ओके, तो आयुर्वेद ये स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार परिमोक्षः, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है और प्रिवेंशन इज अ स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेद। और आयुर्वेद का आज जो महामारी, पूरी वैश्विक महामारी हो गई है, पैंडेमिक हो गया है कोरोना, तो कोई भी जो एलोपैथी हो चाहे कोई भी पैथी हो, तो कोई भी दावे का साथ ये नहीं कह रहा है कि इसकी ट्रीटमेंट है, क्योंकि हर कोई, जैसे कि अभी हाइड्रोक्लोरोक्विन भी जो ले रहे हैं वो उसमें एंटीवायरल इफेक्ट है, मलेरिया को इफेक्ट है, इसीलिए वो ले रहे हैं। तो आयुर्वेद में भी कई सारी ऐसी औषधियाँ हैं, जैसे अपने घर में भी हमारे हल्दी है, तुलसी है, दालचीनी है, यहाँ हमने पूरा सारा आपके लिए डिस्प्ले के लिए रखा है। और आयुष मंत्रालय की जो एडवाइजरी सेल्फ केयर मेजर की है, जिसमें घरेलू जितने भी दालचीनी, तुलसी, काली मिरी, सोंठ, अदरक, ये लेके हमें उसका रोज प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। तनेजा जी, बहुत ही बढ़िया काम आपने कर दिया, जो आपने विस्तार से चीजों को रख दिया। मैं चाहती हूँ कि आप एक एक करके उन चीजों को बताएं और दर्शकों को समझाएं कि उनके किचन में, उनके रसोई में वो तमाम चीजें हैं जिसके लिए उनको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, और ये मैं जरूर दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि ये हर एक चीज जो हमारे घर से, अगर हम हल्दी की बात करें तो ये इम्यूनो मॉड्यूलेशन, मतलब हमारी इम्यूनिटी है उसको बूस्टिंग, मतलब हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक क्षमता, व्याधि बल क्षमता, इसके लिए मजबूत करती है। और उसके कई सारे रिसर्च हुए हैं, इसीलिए मैं दावे के साथ और भरोसे के साथ कहती हूँ कि ये इम्यून बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है और वायरस के खिलाफ ये काम करती है, मतलब एंटीवायरल है। तो मैं एक शुरुआत करूँ तो ये सादी हल्दी है जो हम हमारे छोंक में इस्तेमाल करते हैं रोज। तो ये हल्दी को सुबह से, जो एडवाइजरी आयुष मंत्रालय की हम देखें तो उन्होंने क्या कहा है कि आप इसका गोल्डन मिल्क करिए। गोल्डन मिल्क जैसे आप सीसीडी, कैफे या कहीं भी जाओ तो ये दूध गर्म करके इसमें पाव से आधा चम्मच गुनगुने दूध में हल्दी डाल के लेना है। तो एक साथ नरिशमेंट मिलती है, ये गोल्डन कलर का टर्मेरिक लैटे, हल्दी वाला दूध या गोल्डन मिल्क हो गया। तो ये दिन के शुरुआत में या शाम को लेना है, इससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। जो हल्दी है इसकी एक बहुत अच्छी बात मैं कहूँगी, जो भी वायरस है ये वायरस का शरीर में रिप्लिकेशन वो नहीं करती, और वायरस का शरीर के सेल के साथ जो बाइंडिंग होता है वो बाइंडिंग नहीं होने देती। इसीलिए हल्दी ये बहुत ही परिणामकारक है। दिन की शुरुआत हम अगर करें तो गुनगुने पानी में
पाव से आधा चम्मच हल्दी ले और पाव चम्मच नमक ले और इससे गरारे करें। आज जो पूरे हर एक व्यक्ति को ये डर है कि हम बाहर जाए काम करें और हमें कहीं कोरोना के मरीज से या कैरियर से अगर एक्सपोजर हो गया तो वो उसका जो रूट है वो ओरल है, नाक से है और आँखों से है। अगर हम इससे गर्म पानी से गरारे करें तो इसमें जो नमक है वो सॉल्ट, ये एंटीबैक्टीरियल है, वो वायरस को पनपने नहीं देता। और जो हम सब लोगों को पता है कि ये वायरस गले में 4 दिन रहता है और वही रिप्लिकेट होता है। तो ये हल्दी ऐसी चीज़ है कि वो वायरस को मारती भी है, एंटीवायरल है और वो रिप्लिकेट नहीं होने देती, एंटीवायरल इम्यूनोमॉड्यूलेटर। और बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे घर में दादी माँ नानी माँ के नुस्खे में ये सूजन नहीं करती, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये हल्दी का इलाज, हल्दी से ही घरेलू इलाज हो सकता है, प्रतिबंधात्मक उपचार हो सकता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। जिनके ये और जिनको एलर्जी है, बार बार सर्दी जुकाम खांसी होती है, तो हरिद्रा खंड नाम से एक क्लासिकल फॉर्मुलेशन है, ये 1 चम्मच दूध में डाल के हर कोई ले सकता है। इसको सुबह की शुरुआत में लेना है और दिन के एंड में, मतलब शाम को लेना है। तो ये हल्दी एक प्रोटेक्शन का काम करती है। तनुजा जी, मैं माफी चाहूंगी कि मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सवाल बड़ा बेसिक सा है मैम। सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि आप जो चीजें बता रही हैं उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेदिक है, हो सकता है लोगों को उसके बारे में जानकारी कम हो सकता है वो इजीली अवेलेबल ना हो। मैं चाहती हूँ, जैसा कि आपने एक हल्दी को एक सोल्यूशन के तौर पर बताया, हमारे घर की किचन में जो इजीली अवेलेबल चीजें हैं जिन्हें हम रोजमर्रा में इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन जानते नहीं कि वो कितनी कारगर साबित हो सकती है, उनके बारे में आप पहले बता दें जल्दी जल्दी। मैं बिल्कुल 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 जल्दी बताती हूँ। हमारे ये मसाले के जो पदार्थ है जिसमें एडवाइजरी ये कहती कि ये जीरा है, अजवाइन है, लौंग है, तुलसी है, ये सभी एंटी वायरल है, वायरस के खिलाफ काम करती है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, शरीर का ऑक्सीडेटिव स्टेट्स कम करती है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे जो रसोई है, किचन है, वही हमारी एक फार्मेसी है, बहुत बेहतरीन होम रेमेडी है। जो आयुर्वेद मंत्रालय, आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी है, उन्होंने बहुत बेसिक चीज़ें कही है। एक काढ़ा जैसे जिसको हम चाय की तौर पे रोज ले सकते हैं, शुरुआत अगर हम दालचीनी से करें तो 2 मतलब आधा से 1 टुकड़ा पाव चम्मच या 2 चुटकी भर दालचीनी, फिर सौंठ या कद्दूकस किया हुआ अदरक और या सौंठ ले सकते हैं पाव चम्मच। फिर तीसरी चीज़ है काली मरीच या 2 से 3 काली मरीच ले, 5 से 10 दाने काली मुनक्का ले। और जैसे गर्म पानी हम करते हैं, गर्म पानी में चाय बनाते हैं, उसमें अगर हम आधा चम्मच थोड़ा मिला के अगर डालें, उबलने के बाद ढक के छान के उसको ले। इसी चाय में अगर हम गुड़ या जो नींबू है वो निचोड़ के ले तो यही चाय सुबह और शाम ले तो ये बेस्ट इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। ये रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है और हर वायरस को शरीर में पनपने नहीं देता और सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार इससे भी हमें बचाता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। एक चीज़ मैं ज़रूर और कहना चाहूँगी कि जैसे तुलसी है, इसके साथ में हम घर में हर किसी के घर में तुलसी होती है, सूखी तुलसी हो चाहे ताजी तुलसी हो, उसके एक 5 से 6-7 पत्ते उसमें डाल के, तो ये काढ़ा बहुत बेहतरीन होता है। ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर करके है और मुझे खुशी है कि जो आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी करी, ये 200 देशों में लोग सेल्फ केयर मेजर करके इसको यूज़ कर रहे हैं और उसका फीडबैक भी अच्छा आया है कि हमें इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। चाहे हमें एक्सपोजर भी हो गया वायरस का तो इससे आगे इसके लक्षण नहीं दिखाई देते। ये आपने तनुजा जी हद्रिका खंड दिखाया था, ये कॉम्बिनेशन किस चीज का है? क्या ये च्यवनप्राश की तरह कोई चीज है? क्या है ये? किन जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है और किस तरह से फायदा पहुंचाता है? ये केवल हल्दी है, हल्दी का काढ़ा करके, हल्दी जैसे हम घर में छोंक के लिए यूज करते हैं, हल्दी के ये ग्रैन्यूल्स है जिसमें मिश्री मिला के ये ग्रैन्यूल बनाए हैं। ये दूध में डालने के लिए आसान तरीका है, इसमें दूसरा कुछ नहीं। इसमें काली मिर्च, सौंठ, मिरी, पिपली ये भी डाला हुआ है
जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हल्दी का खून में प्रमाण बढ़ता है, जिसको बायो अवेलेबिलिटी करती है। तनुजा जी, तो आपके हाथ में शहद है, इसको लेकर कुछ बता सकते हैं क्या? जी हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगी। ये जो अभी सीजन है कि जो मौसम चेंज होने के कारण चैत्र महीना वसंत ऋतु है, और आयुर्वेद में सालों से, हजारों साल से वसंत ऋतु की चर्या कही है, जिसमें दिन में क्या खाना, रात में क्या खाना, आहार में क्या समावेश हो, क्योंकि इस वातावरण में स्वभावतः कफ की बीमारी इसमें बढ़ती है। तो आयुर्वेद ये कहता है हनी मतलब शहद, जिसको मधु कहा है संस्कृत में, मधुदक लेने का विधान है। इसका मतलब क्या है, 1 चम्मच आप शहद गरम सुबह आप पानी के साथ ले लो तो कोई भी बीमारी नहीं होगी, कफ की विशेषता बीमारी नहीं होगी और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो ये मधुदक लेने का विधान इन महीनों में, इन 2 महीनों में खासकर कहा है। ये हर कोई ले सकता है, हर प्रकृति का व्यक्ति ले सकता है और हर उम्र का व्यक्ति ले सकता है। ये मधुदक इज अ बेस्ट इम्यूनोमॉड्यूलेटरी। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी? जरूर और ये बिल्कुल डायबिटीज को ले सकते हैं। इसकी शुगर ये फ्रुक्टोज है कि जो इजीली डाइजेस्टेबल है और ये जरूर ले सकते हैं। हम एक चीज जरूर करें कि जो एगमार्क है, मतलब जो ब्रांडेड बनाया जिसमें मिलावट नहीं है, ऐसा हनी हम जरूर ले। मधुदक ये बहुत आसान तरीका है, सुबह ले, जो एक तरह से अपने आप में दवाई का काम करती है। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल मन में उठता है, जब लॉकडाउन की समस्या जब से शुरू हुई है, लॉकडाउन शुरू हुआ है, लोग घरों में बंद हो गए हैं, तो जो घर के बुजुर्ग हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा है इस दौरान, उनको एक समस्या हो रही है पाचन की, उसको लेकर आयुर्वेद में क्या कुछ अच्छे उपाय स्पेशली घर के किचन में अवेलेबल है? जी बहुत अच्छा सवाल है कि जो हमने अभी बताया था कि जो काढ़ा है जिसमें सोंठ और अदरक है, तो सुबह सुबह उठ के अगर गर्म पानी में नींबू और अदरक डाल के अगर गर्म पानी ले तो ये एक पाचन संस्थान की इम्यूनिटी बढ़ाती है। और उसमें अगर अजवाइन डाले और पुदीना के पत्ते डाले तो उससे पाचन करने में, हजम होने में आसान हो जाता है और ऐसी ही रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी भी इससे बढ़ती है। मैं बुजुर्गों के लिए खास तौर पे ये कहना चाहूँगी और हर किसी के लिए कि आयुर्वेद में एक रसायन मात्र के लिए आंवला ये चीज़ ऐसी है कि वो हर किसी को हर रोज लेना चाहिए, जिसको हम सुपर फूड कहेंगे या नित्य रसायन के लिए रोज मतलब 365 डेज हर किसी को लेना चाहिए और खासकर इन सीजन में लेना चाहिए। इस आंवले को अगर किसी भी फॉर्म में, मेरे पास यहाँ पे आंवला है, आंवले का मुरब्बा है और जो आंवले से बना जो च्यवनप्राश है वो हर किसी कंपनी का, स्टैंडर्ड कंपनी का 1 या 2 चम्मच अगर हम ले और उसके बाद ऊपर दूध ले, सुबह ले 1 चम्मच या 2 चम्मच च्यवनप्राश ले, तो इससे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये हर प्रकार की इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। और गर्म तो नहीं करेगा? ये बात सही है अभी, इसीलिए हमने दूध के साथ लेने के लिए कहा है। मैं और एक कहूँ कि च्यवनप्राश में चीनी होती है तो विदाउट शुगर च्यवनप्राश आता है, लेकिन आपने जो सवाल कहा तो आंवला है जिसको संस्कृत में आमलकी कहा है, तो आमलकी रसायन नाम से आंवले को ही आंवले का सरस से पोटेंशिएट किया है, औसा आमलक रसायन नाम के आता है। या आंवले का चूर्ण भी आता है, वो गर्म पानी के साथ ले या चाहे हनी में मिला के ले, तो इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि आजकल डायबिटीज़ के मरीज है, कोमॉर्बिड कंडीशन है, बुजुर्ग है, तो ये एक धात्री निशावटी है, जो इसका मतलब है कि ये हल्दी और आंवला अगर हम पाव चम्मच या आधा चम्मच रोज शाम को या सुबह 1 चम्मच ले, तो चाहे डायबिटीज़ के मरीज हो, कोलेस्टेरॉल के, हाइपरटेंशन के या मोटापे के कारण जो कोई भी है, वो दोनों मिला के कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में कहा है मेहेशु निशामलकी। निशा मतलब हल्दी, आमलकी मतलब आंवला। अगर ये हम गर्म पानी के साथ सुबह शाम ले तो इससे बेहतरीन कोई भी इम्यून बूस्टर नहीं है। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। धन्यवाद प्रोफेसर तनुजा। हम आपसे
लगातार सलाह लेते रहेंगे, दर्शकों को भी हम आपको दिखाते रहेंगे। आपके जो नुस्खे हैं वो बहुत कारगर साबित हो सकते हैं।